यूक्रेन की सबसे पहले बात, यूक्रेन में अब बारूदी ब्लैकआउट होने वाला है। और सिर्फ यूक्रेन ही क्यों, दुनिया के एक बड़े हिस्से में परमाणु ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि क्रेमलिन ने एक ऐसी एटमी चक्र को तैयार कर लिया है जो 7 चरणों में 7 विनाशक हथियारों से लड़ा जाएगा। और यकीन मानिए, इसके बाद यूक्रेन का संपूर्ण विनाश तो होगा ही, इसके साथ साथ यूरोप के कई देशों का वजूद नक्शे से मिट जाएगा। आखिर कैसे पुतिन का विजय रथ यूक्रेन से होते हुए यूरोप में दाखिल होगा, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। जंग के 538 दिनों बाद रूसी प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट का ऐलान कर दिया है, जिसका साफ और सीधा मकसद है यूक्रेन का संपूर्ण विनाश। दुनिया के नक्शे से यूक्रेन का नक्शा साफ। और इसके लिए पुतिन ने स्टेज बाय स्टेज अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। जिसका आगाज तो विध्वंसक बमों से हो रहा है, लेकिन अंत फुल स्केल परमाणु विनाशकों से होगा। आर्कटिक में मौजूद रूस के न्यूक्लियर सेंटर नोवाया जेमेलिया का दौरा करने के बाद रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। और इसके बाद स्टेज वाइज रूसी डिफेंस के ऑपरेशन ऑल आउट का ऐलान किया। जिसके तहत सबसे पहले रूसी डिफेंस फर्स्ट स्टेज अटैक क्लस्टर बमों से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला करेगा। सेकेंड स्टेज अटैक ग्लाइडर और फैब 1500 बम से अटैक होगा। थर्ड स्टेज अटैक क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन पर आसमानी प्रहार होगा। फोर्थ स्टेज अटैक किंजल जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी जाएंगी। फिफ्थ स्टेज अटैक RS-28 सरमत और RS-24 यार्स से हमला होगा। सिक्स्थ स्टेज अटैक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला किया जाएगा। सेवेंथ स्टेज अटैक परमाणु बम वर्षकों के जरिए यूक्रेन पर एटमी प्रहार होगा। पुतिन के तेवर इस बात का साफ और सीधा संकेत दे रहे हैं कि कर्च ब्रिज पर आत्मघाती ड्रोन से स्ट्राइक कर यूक्रेनी सेना ने बहुत बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा वैसे तो यूक्रेन भुगत ही रहा है, मगर जिस तरह पुतिन ने स्टेज बाय स्टेज यूक्रेन पर अटैक का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिस तरह अपने बारूदी जखीरे से विनाशकों की खेप को वॉर जोन में झोंकने का प्लान बनाया है, और जिस तरह अपने बॉम्बर लड़ाकू विमानों और न्यूक्लियर वॉरहेड को वॉर रेडीनेस मोड में रहने का ऑर्डर दिया है, उससे साफ हो चुका है कि मौजूदा वक्त में यूक्रेन के शहरों पर जो बारूदी प्रकोप दिखाई दे रहा है, वो तो महज छोटा सा ट्रेलर था। जल्द ही यूक्रेन पर एटमी प्रहार हो सकता है। यूक्रेन के इलाके परमाणु बमों के हमले से दहल सकते हैं। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने ऑपरेशन ऑल आउट से जुड़ी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। जानते हैं कैसे? दरअसल रूस ने पूरे यूक्रेन को बारूदी माइन से पाट दिया है।
अब रूस का मकसद यूक्रेन पर हमले को अंजाम देना है ताकि ज़ेलेंस्की की ब्रिगेड में जबरदस्त भगदड़ मच जाए और यूक्रेनी सेना के जवान बारूदी माइंस का शिकार बन जाए। आपको बता दें कि कर्च ब्रिज ड्रोन हमले के बाद रूस ने हर फ्रंट से यूक्रेन के तटीय शहरों पर हमला किया। रूस ने कामिकाजी ड्रोन से भी ज़पोरिजिया, ओडेसा और खेरसोन में जबरदस्त धमाके किए। लेकिन इस बार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत रूस का मकसद यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों को सबसे पहले निशाना बनाना है। रूस के अटैक प्लान से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक रूसी डिफेंस चेरनिही, सुमी, खार्किव, निप्रो, कुपियांस्क, बाखमुत, मारियोपोल, ज़पोरिजिया, खेरसोन, मेकोलेव, ओडेसा, इवानो-फ्रैंकोविस्क, लवीव और लुत्स्क पर सबसे पहले बारूदी प्रहार कर सकता है। यूक्रेन के इन शहरों को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सबसे पहले निशाना बना सकता है। यानी रूस से लेकर बेलारूस तक, ब्लैक सी से लेकर सी ऑफ अजोव तक यूक्रेन पर ताबड़तोड़ अंदाज में हमला होने की संभावना है। मतलब साफ है कि आने वाले चंद घंटों में यूक्रेन के सर्वनाश का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा। आने वाले चंद घंटों में यह भी साफ हो जाएगा कि नेटो की तरफ से यूक्रेन को सपोर्ट मिलेगा या फिर ज़ेलेंस्की का दी एंड हो जाएगा। क्योंकि जिस अमेरिका और नेटो के दम पर यूक्रेन ने रूस जैसे महाबली के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, आज की तारीख में उसी रूस ने यूक्रेन की तबाही और विनाश का खाका तैयार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो युद्ध के मैदान से आ रही है। 24 घंटे में रूस के ताबड़तोड़ ड्रोन हमले हुए हैं। ड्रोन हमलों में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी सेना के कई बड़े हथियार भी नष्ट हो गए हैं। ईस्टर्न फ्रंटलाइन पर रूस के बड़े हमले देखने को मिले हैं। युद्ध संख्या बल या हथियारों की गिनती से नहीं बल्कि उन्नत तकनीक और बेहतरीन रणनीति से लड़े जाते हैं। रूस ने यह साबित कर दिया है। यूक्रेन को 30 से ज्यादा देशों से हथियार मिल रहे हैं। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाके भी लड़ रहे हैं, लेकिन रूस ने अपनी तकनीक और युद्ध नीति के अनुभव का फायदा उठाकर 30 से ज्यादा देशों को एकजुट ताकत को धूल में मिला दिया। नेटो के हथियार रूस की तकनीक के सामने फेल साबित हो रहे हैं। रूस ने असंभव से दिखने वाले इस काम को कैसे अंजाम दिया, इस रिपोर्ट में आप भी समझिए। और 16 अगस्त को यूक्रेन में जो विध्वंस मचा, उसकी लपटें बता रही हैं कि पुतिन ने यूक्रेन की भूमि को नेटो के हथियारों का शमशान बना दिया। सोलह अगस्त को रूस ने पूर्व से पश्चिम तक यूक्रेन में तबाही मचा दी।
इन हमलों के बाद रूस के एक वीवीआईपी ने 4 शब्द कहे। रूस की स्टेट ड्यूमा के उप प्रमुख आंद्रे गुरुलेव ने कहा, नेटो वेपन्स आर जंक, मतलब नेटो के हथियार कचरा है। जब आंद्रे गुरुलेव ने यह बयान दिया तब यूक्रेन डोनेट्स्क से पोलैंड तक दहक रहा था। पंद्रह अगस्त को शुरू हुई रूस की अग्निवर्षा रुकी नहीं। अगस्त की देर रात भी यूक्रेन पर बारूद बरसता रहा। ये निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस के विध्वंसक हमलों की तस्वीरें हैं। निप्रोपेट्रोवस्क पर रूस ने लगातार 4 मिसाइल हमले किए। फाइटर जेट के इंजन की तरह गरजती एक के बाद एक मिसाइलें आईं और धमाके होते गए। इन 4 हमलों में रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क में बना यूक्रेन का हथियार कारखाना तबाह कर दिया। अगस्त की रात रूस ने एक बार फिर ओडेसा के नजदीक डैन्यूब डेल्टा पर बने पोर्ट्स को टारगेट बनाया। रात के अंधेरे में चमकती ये रोशनी रूस के ड्रोन हमलों की है। रूस ने ड्रोन हमले से रेनी पोर्ट को तबाह कर दिया, लेकिन इससे पहले जो हुआ वो बहुत खास है। अंधेरे को चीर कर दौड़ते रोशनी के छोटे छोटे कतरे यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम का फायर है। लेकिन लगातार फायरिंग करने के बाद भी यूक्रेन रूसी ड्रोन को नहीं गिरा पाया और रेनी पोर्ट पर जोरदार धमाका हुआ। अगस्त की रात ओडेसा, मिकोलेव से लेकर यूक्रेन के कई पूर्वी शहरों में अलर्ट सायरन गूंजते रहे। रूस के हमले इतने घातक और इतने तेज हैं कि यूक्रेनी सेना को बचने का मौका नहीं मिल रहा है। नेटो के एयर डिफेंस सिस्टम 100 में 10 हमले भी नहीं रोक पा रहे हैं। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की सेना का हाल बुरा है और टुकड़ियां मोर्चे छोड़कर भाग रही हैं। रूस ने 2 दिन में इतना बड़ा विध्वंस मचाया है कि यूक्रेन की सेना घुटनों पर आ गई है। रूस ने निप्रोपेट्रोव्स्क में हमला करके यूक्रेन का मिलिट्री इंडस्ट्रियल यूनिट तबाह कर दिया। क्रास्नी लीमन में रूसी हमले में यूक्रेन के 80 सैनिक मारे गए। डोनेस्क में रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के 230 सैनिकों की मौत की खबर है और 2 इन्फेंट्री वाहन तबाह हो गए हैं। साउथ डोनेस्क में रूस ने यूक्रेन के 200 सैनिक मारने का दावा किया है और 4 आर्मर्ड व्हीकल भी ध्वस्त करने की बात कही है। रूसी सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि खेरसोन में यूक्रेन के 35 सैनिक मारे गए और 1 अमेरिकी होवित्जर गन तबाह हुई है।
साथ में 3 पोलिश तोप भी ध्वस्त कर दी गई। लुहांस्क में रूस ने फ्रेंच स्कैल्प मिसाइल इंटरसेप्ट की और 25 यूक्रेनी ड्रोन ध्वस्त करने का दावा किया है। 24 घंटे में यूक्रेन के 465 सैनिक मारे गए, 25 ड्रोन ढेर हो गए, 1 स्कैल्प मिसाइल इंटरसेप्ट की गई है, 6 आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए हैं, 4 होवित्जर गन ढेर हो चुकी है। से ज्यादा देशों से हथियार मिलने के बाद भी यूक्रेन को इतना भयंकर नुकसान उठाना पड़ रहा है। ओडेसा पर रूस 2 दिन से लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें ओडेसा पोर्ट पर बने अनाज वेयरहाउस की है, जो ड्रोन हमलों से तबाह हो चुका है। ओडेसा पोर्ट की सुरक्षा में यूक्रेन ने कई एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे। एयर डिफेंस सिस्टम तकनीक में यूक्रेन के पास जर्मन मेड एंटी एयरक्राफ्ट गन जेपार्ड। ये ड्रोन हेलीकॉप्टर फाइटर जेट पर हमला करती है। 1 मिनट में टारगेट पर 35 mm की 550 गोलियां दागती है। दूसरा एयर डिफेंस सिस्टम है S-300। ये सरफेस टू एयर मिसाइल अटैक करता है, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और एयरक्राफ्ट के हमले नाकाम करता है। तीसरा एयर डिफेंस सिस्टम है इटली में बना फ्रैंको सैम D। ये सिस्टम क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर जेट पर हमले करता है। चौथा डिफेंस सिस्टम है जर्मनी में बना IRIS-T। ये भी क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। पांचवा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का NASAMS। ये सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। दावा है कि इससे क्रूज मिसाइल बच नहीं सकती। छठा डिफेंस सिस्टम है अमेरिका में बना पैट्रियट। ये भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले नाकाम करता है। ये ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम है जिनकी हथियारों के बाजार में धाक है, लेकिन रूस ने इनको ही राख बना दिया है। रूस की कामयाबी के पीछे है रूस की युद्ध नीति और सही वक्त पर सही रणनीति के साथ एडवांस तकनीक का मेल जोल। रूस क्रूज मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करता है। हमले से पहले रूस यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम की लोकेशन की जानकारी जुटाता है। 2 डिफेंस सिस्टम की पोजीशन के गैप में हमले करता है। मिसाइल में टारगेट की GPS लोकेशन सेट होती है। मिसाइल सीधे टारगेट की तरफ चल पड़ती है। लेकिन अब रूस ने मिसाइल तकनीक को अपग्रेड कर दिया है। रूस की मिसाइल उड़ान के दौरान अपना फ्लाइट पाथ बदलती रहती है, यानी नई तकनीक फाइटर पायलट की तरह काम करती है। खतरे का अंदेशा होते ही मिसाइल रूट बदल देती है। खतरे की जद से बाहर आते ही फिर टारगेट की तरफ उड़ने लगती है। इसी तकनीकी बदलाव की वजह से रूस के हमले इतने घातक, विध्वंसक और सटीक हो रहे हैं कि नेटो के एडवांस तकनीक वाले हथियार उसके सामने फेल हो रहे हैं। रूस ने तकनीक और रणनीति के दम पर नेटो के एडवांस हथियारों को खाक कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जिस नेटो के दम पर ज़ेलेंस्की रूस में जंग लड़ रहे थे, उसी नेटो ने यूक्रेन के सरेंडर का प्लान तैयार कर लिया है। यानी पुतिन जिस रणनीति पर काम कर रहे थे, वो सर्दियों से पहले ही कामयाब होती दिख रही है। पुतिन के किन और जिनपिंग से गठबंधन करने से नेटो की नींद उड़ गई है। दूसरी तरफ नेटो के भेजे हथियारों से भी यूक्रेन रूस को खदेड़ नहीं पाया है। ऐसे में नेटो को डर है कि कहीं यूक्रेन के बाद अगला टारगेट नेटो के सदस्य देश ना हो जाएं। इसीलिए नेटो यूक्रेन का सरेंडर कराकर रूस से आमने सामने की जंग को टालना चाहता है। यानी नेटो यूक्रेन के साथ एक बड़े धोखे की स्क्रिप्ट तैयार कर चुका है। नेटो ने मानी हार, यूक्रेन का सरेंडर प्लान तैयार। सर्दियों से पहले यूक्रेन फतेह, रूस का अगला टारगेट तय।
जंग के 17 महीने बाद या तो ज़ेलेंस्की देश छोड़कर भागेंगे या फिर आत्मसमर्पण करेंगे। क्योंकि जिसके दम पर ज़ेलेंस्की दांव दिखा रहे थे, अब वही नेटो पीछे हटने लगा है। न सिर्फ नेटो पीछे हट रहा है, बल्कि यूक्रेन के सरेंडर की पटकथा भी तैयार कर ली है। क्या यूक्रेन सरेंडर के लिए मजबूर है? क्या नेटो जंग से पीछे हटने लगा है? क्या रूस के आगे बेबस नजर आ रहा है नेटो? इन तमाम सुलगते सवालों के जवाब आपको बताएं, उससे पहले नेटो की वो विस्फोटक नसीहत आपको बताते हैं जिसने कीव में कोहराम मचा दिया है। बड़ी हैरानी की बात है कि यूक्रेन के सरेंडर के लिए नेटो ने शर्तें भी तय कर ली हैं और पूरी प्लानिंग भी बना ली है। अगर यूक्रेन रूस को कब्जे वाले इलाके सौंप देता है तो आसानी से ज़ेलेंस्की को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी और इसकी कोशिश ज़ेलेंस्की काफी लंबे समय से कर रहे हैं। यूक्रेन को सदस्यता का झांसा देने के पीछे नेटो का डर है या फिर यूक्रेन से धोखेबाजी? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि अगर अमेरिका ज़ेलेंस्की को नहीं उकसाता तो यूक्रेन रूस में जंग की नौबत नहीं आती। युद्ध के 17 महीनों के बाद जब यूक्रेन सीरिया जैसा बनता जा रहा है, तब नेटो को जंग रोकने की याद आई है। नेटो के चीफ ऑफ स्टाफ स्टियान जेंसन ने कहा है, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता मिल सकती है अगर इसके बदले में वो रूसी कब्जे वाले इलाके उसे सौंप दे। इस तरह से दोनों देशों के बीच जंग को खत्म कराने का समझौता हो सकता है। यानी नेटो खुद यूक्रेन से कह रहा है कि उन इलाकों को रूस को सौंप दो जिन्हें बचाने के लिए यूक्रेन ने जान की बाजी लगा दी। यूक्रेन ने नेटो के सुझाव पर सख्त ऐतराज जताया है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के मुख्य सलाहकार माइखैलो पोडोलियाक की तरफ से बयान जारी हुआ है जिसमें कहा है, नेटो की छतरी बचाने के लिए हम अपने इलाके कैसे दे दें? ये बकवास है। ऐसा करने से लोकतंत्र की हार होगी और रूस की सत्ता में बैठे ग्लोबल अपराधी को बढ़ावा मिलेगा। नेटो के इस सुझाव पर रूस की प्रतिक्रिया भी आ गई है। रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चीफ दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने के लिए ये एक नया आइडिया है। यूक्रेन कीव और दूसरे विवादित इलाकों को छोड़कर नेटो में शामिल हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के सभी इलाके विवादित हैं, जबकि कीव प्राचीन रूस की राजधानी थी। ऐसे में यूक्रेन को अपनी राजधानी कीव से लबीब ले जानी होगी। नेटो के बैकफुट पर आने से रूस को अपनी जीत और नजदीक नजर आने लगी है, क्योंकि यूक्रेन ने साफ ऐतराज जता दिया है कि वो इन शर्तों के साथ नेटो में शामिल नहीं होगा, बल्कि वो जंग लड़ता रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन को हथियार कहां से मिलेंगे? अब यूक्रेन की हालत कुछ ऐसी है कि इधर कुआं तो उधर खाई। अगर ज़ेलेंस्की नाटो की सलाह मानते हैं तो यूक्रेन को कई इलाकों से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर यूक्रेन नेटो की सलाह को नहीं मानता है तो वो सैन्य मदद से अपने हाथ खींच लेगा, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाएगा। और यही रूस के लिए सबसे मुफीद वक्त होगा जब रूस पूरी तरह से यूक्रेन को टकार जाएगा। दरअसल नेटो इस बात को समझ चुका है कि यूक्रेन ज्यादा वक्त तक रूस के सामने नहीं टिक पाएगा। ऐसे में नेटो ने अपनी फजीहत बचाने के लिए यूक्रेन का सरेंडर प्लान बना लिया है, जबकि हकीकत में नेटो खुद घबरा रहा है। इसके पीछे की वजह समझिए। पहली वजह है कि नेटो के दिए हथियार रूस को रोकने में नाकाम साबित हुए हैं। रूस ने नेटो के दिए 70% हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी वजह है यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूटता जा रहा है। वो लगातार जंग लड़ने से थक चुके हैं। हथियारों की कमी से उन्हें हार का डर सताने लगा है। तीसरी वजह है कि रूस का चीन और नॉर्थ कोरिया के साथ मजबूत गठबंधन तैयार हो रहा है। यानी जिनपिंग और किम रूस को न सिर्फ हथियार सप्लाई करेंगे, बल्कि ताइवान और साउथ कोरिया के खिलाफ रूस दोनों देशों का साथ देगा। इसके अलावा चौथी और सबसे अहम वजह है नेटो के हथियारों के रिवर्स इंजीनियरिंग, यानी जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों के छोड़े हथियारों को रूसी सैनिक लेकर चले गए और उनकी तकनीक के आधार पर हथियार और डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लिया।
ऐसी सूरत में नेटो को न सिर्फ यूक्रेन की हार दिखने लगी बल्कि दूसरे नेटो देश भी संकट में घिरते नजर आने लगे, क्योंकि अगर रूस ने यूक्रेन को हरा दिया तो पुतिन रोकेंगे नहीं, वो दूसरे देशों पर हमला जरूर करेंगे। पोलैंड और बाल्टिक देशों के खिलाफ तो रूस ने बड़ी तैयारी कर ली है, क्योंकि पुतिन को पता है कि रूस ने नेटो के हथियार तबाह कर दिए हैं। दूसरी तरफ रूस ने अपने हथियारों का प्रोडक्शन तेज कर दिया है। पिछले 2 महीने में रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन 400% बढ़ा दिया है और एक दिन पहले पुतिन ने 5 गुना तेजी से हथियार बनाने का ऑर्डर दिया है, जबकि नेटो के हथियार पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। खास तौर से जब से किम जोंग उन के साथ रूसी रक्षा मंत्री की तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो नॉर्थ कोरिया के बनाए हथियार देख रहे हैं, तभी से नेटो के होश उड़े हुए हैं। दूसरी तरफ चीन से रूस के संबंध लगातार मजबूत होना भी अमेरिका के लिए एक चैलेंज है। अगले हफ्ते चीन के विदेश मंत्री मॉस्को पहुंच रहे हैं, जहां कई तरह के करार हो सकते हैं। यानी जहां रूस डिफेंस में लगातार मजबूत हो रहा है, वहीं नेटो यूक्रेन को हथियार देकर भी रूस का ज्यादा नुकसान नहीं कर पा रहा। उल्टा रूस ने यूक्रेन को नेटो से मिली टैंक बटालियन को पूरी तरह खाक कर दिया। यूक्रेन को नेटो से करीब 1800 टैंक मिले थे, जिसमें से करीब 70% पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, जिसमें लेपर्ड, चैलेंजर और ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। दूसरी तरफ यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। इसी वजह से रूस ने ड्रोन और मिसाइल अटैक तेज कर दिए हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के स्टॉर्म शैडो और फ्रांस की स्कैल्प मिसाइल के ज्यादातर वेयरहाउस रूस ने उड़ा दिए हैं। इसके अलावा आर्टिलरी सिस्टम M777 हॉवित्जर और रॉकेट लॉन्चर M142 हाइमार्स को रूस ने ड्रोन अटैक से पूरी तरह बेकार कर दिया है। यानी अब यूक्रेन के पास सिर्फ सैनिक और मॉडिफाई किए हुए ड्रोन की खेप बाकी है। ऐसे में यूक्रेन ज्यादा दिनों तक जंग नहीं लड़ सकता। एक दिन पहले ही नेटो देशों ने यूक्रेन की सैन्य मदद का ऐलान किया है, लेकिन अब सरेंडर को लेकर यूक्रेन और नेटो में टकराव की वजह से मदद रोकी जा सकती है। ऐसे में यूक्रेन नेटो की धोखेबाजी का शिकार होकर पूरी तरह तबाह हो सकता है, जिसके बाद इतिहास के पन्नों में सिर्फ यही लिखा जाएगा, एक था यूक्रेन। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ईसाई समुदाय पर हिंसक हमले की जानकारी मिल रही है। फैसलाबाद में हिंसक भीड़ ने फूके 6 चर्च। जरामाला इलाके में कट्टरपंथियों के हमले की वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आई। ईसाई बस्तियों को टारगेट बनाकर हिंसा की गई है। यूक्रेन जंग में एटमी विनाश का षड्यंत्र भी शुरू हो चुका है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के खिलाफ एटमी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। युद्ध की भाषा में जिस रणनीति को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जाता है, उसी का सहारा लेकर दोनों देश एक दूसरे पर एटमी तबाही लाने का इल्जाम लगा रहे हैं। दोनों देश परमाणु संयंत्रों के साथ होने वाली साजिश का तो आरोप लगा रहे हैं। वो जितना दुनिया को हैरान कर रहा है, उतना ही महाविनाश का खौफ भी पैदा कर रहा है। यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया से परमाणु महातबाही का विनाशक चक्र शुरू होने वाला है। दुनिया की सबसे बड़ी तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, लेकिन इस बीच रूस और यूक्रेन का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन शुरू हो गया है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है और जंग के बीच कोई देश इस रणनीति का इस्तेमाल क्यों और कब करता है, इससे आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि उस ज़ेपोरिज़िया में क्या हो रहा है जो एटमी विनाश का सेंटर बनता जा रहा है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मिसाइलों की बरसात हो रही है। रूस का यह कहना है कि यूक्रेन ने ज़ेपोरिज़िया पर हमला किया है, जबकि यूक्रेन ये कहता है कि ज़ेपोरिज़िया में हुए हमलों के पीछे रूस जिम्मेदार है।
आपको बता दें कि ज़ेपोरिज़िया के परमाणु ऊर्जा प्लांट पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रूसी सेना इस प्लांट को घेरे हुए है, लेकिन रूस यूक्रेन के बीच चल रहे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से ये सवाल भी खड़े हो गए हैं कि क्या दोनों देश ज़ेपोरिज़िया के बहाने जंग को महातबाही के ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं। दोनों देशों के ताजा बयानों से यूरोप में परमाणु खतरा बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने बड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भारी हथियारों से बमबारी कर रहा है। इससे गंभीर परमाणु संकट पैदा हो सकता है। रूस ने जब यह आरोप लगाया कि ज़ेपोरिज़िया परमाणु प्लांट पर यूक्रेन मिसाइल हमले की कोशिश में है, यूक्रेन ने पलटवार करते हुए कहा कि रूस कुर्स्क के परमाणु प्लांट में विस्फोट कराने की तैयारी में है। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस यूक्रेन और नेटो पर अपना इल्जाम मढ़ रहा है। जब दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ फॉल्स फ्लैगिंग में जुटे थे तो चेर्नोबिल की पावर सप्लाई कट गई। परमाणु खतरे को देखते हुए 50,000 लोगों को विस्थापित करने का प्रोग्राम शुरू हो गया। अमेरिकी लीडर्स रॉबर्ट कैनेडी जूनियर ने दावा किया कि यूक्रेन में अमेरिकी बायो लैब को रूस निशाना बना सकता है। इस तरह दुनिया पर एक साथ बायो और परमाणु संकट पैदा हो गया है। ज़ेपोरिज़िया के कोने कोने में बारूद पहले से ही बरस रहा है। रूसी सेना मोर्टार और तोपखाने से बारूद बरसाते हुए एक के बाद एक गांव को कब्जा कर आगे बढ़ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यूक्रेन में महाविध्वंस का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या यूक्रेन में एटमी तबाही आने वाली है? इन आशंकाओं की वजह यह है कि ज़ेपोरिज़िया की जंग इतनी भीषण हो चुकी है कि किसी भी वक्त न्यूक्लियर प्लांट में बड़ा धमाका हो सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दोनों देशों की फॉल्स फ्लैग रणनीति से भी महाविध्वंस की आशंका को बल मिल रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस के पास फॉल्स फ्लैग का पुराना अनुभव है और इस बार वो यूक्रेन के खिलाफ इस पैंतरे को भी अपना सकता है। आपको बता दें कि फॉल्स फ्लैग रणनीति का इस्तेमाल कई युद्धों में किया जा चुका है। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब फॉल्स फ्लैग रणनीति के जरिए किसी दूसरे देश पर भीषण हमला किया गया है। फॉल्स फ्लैग एक ऐसी सैन्य कार्रवाई होती है जहां कोई देश सीक्रेट तरीके से जानबूझकर अपने ही जान माल को नुकसान पहुंचाता है, जबकि दुनिया के सामने वो देश ये जाहिर करता है कि उसके दुश्मन देश ने ऐसा किया है। फॉल्स फ्लैग की आड़ में वो देश अपने दुश्मन देश पर हमला कर देता है। इस रणनीति के जरिए हमले का दोष विरोधी देश पर डाल दिया जाता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर महायुद्ध का ऐलान कर दिया जाता है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों का आरोप है कि रूस कुर्स्क क्षेत्र में अपने स्वयं के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर फॉल्स फ्लैग हमले की योजना बना रहा है। यूक्रेन का दावा है कि उसे इस मामले में लीक हुए कुछ दस्तावेज भी मिले हैं। पिछले महीने कुर्स्क के अधिकारियों ने यूक्रेन पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमले का प्रयास करने का आरोप लगाया था। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में न्यूक्लियर पावर प्लांट नंबर 4 से एटमी लीकेज का दावा किया जा रहा है। जिस तरह से ज़ेपोरिज़िया और वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का इलाका विनाश का एपिसेंटर बनता जा रहा है, उससे आने वाले दिनों में बिना बम या मिसाइल फटे ही करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। आपको बता दें कि ज़ेपोरिज़िया प्लांट के भीतर रेडियो एक्टिव कचरे का अथाह भंडार है। अगर कोई मिसाइल रेडियो एक्टिव कचरे पर या फिर किसी रिएक्टर पर गिरती है तो एटम बम के विस्फोट जैसा विनाश शुरू हो जाएगा। एटमी तबाही का खतरा फिलहाल यूक्रेन तक ही सीमित नहीं है, इसलिए नेटो समेत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA की भी ज़ेपोरिज़िया पर खास नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
जंग में जो ताकतवर होता है वो न सिर्फ दुश्मन सेना का संहार करता है, उनके हथियार तबाह करता है, बल्कि इसके साथ साथ दुश्मन देश के बारूदी जखीरे पर भी कब्जा कर लेता है। और कुछ ऐसा ही रूसी डिफेंस ने किया। पहले तो बैटलफील्ड में यूक्रेनी सेना के टैंक और तोप और आर्मर्ड व्हीकल को तबाह किया और जो बच गए उनका बाजार सजा दिया। लेकिन हैरानी इस बात की है कि रूसी डिफेंस ने जिन हथियारों की प्रदर्शनी लगाई वो यूक्रेन के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य संगठन के हैं। देखिए ये रिपोर्ट। टैंक, तोपों की लंबी कतार, आर्मर्ड व्हीकल और रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियार, बम, गोला बारूद की भारी खेप, रूस ने सजाया हथियारों का बाजार। मॉस्को रीजन के पैट्रियट पार्क में रूसी डिफेंस ने हथियारों की प्रदर्शनी लगाई। जानते हैं क्यों? नेटो को बेइज्जत करने के लिए, नेटो देशों का मनोबल तोड़ने के लिए और सबसे अहम अपनी धाक जमाने के लिए। क्योंकि पैट्रियट पार्क में जिन हथियारों की नुमाइश रूसी डिफेंस ने की, दरअसल वो हथियार रूस के नहीं बल्कि नेटो देशों के हैं, जिन्हें यूक्रेनी सेना से रूस ने कैप्चर किया, वो भी युद्ध के मैदान में। आपको बता दें कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो देशों ने अपने जंगी खाने खोल दिए ताकि यूक्रेनी सेना मजबूती से रूस के खिलाफ युद्ध लड़ सके। मगर रूस जैसे महाबली के सामने यूक्रेन टिक नहीं पाया। नेटो के हथियार भी काम नहीं आए। बस फिर क्या, यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे के साथ ही रूसी सेना ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों और हथियार डिपो से नेटो के वेपन्स पर ही कब्जा कर लिया। नेटो ने यूक्रेनी डिफेंस को जो टैंक, तोप, मिसाइलें और रॉकेट लॉन्चर दिए थे, उनमें से करीब 70% हथियार तो रूस ने तबाह कर दिए। और बाकी बचे हथियारों की प्रदर्शनी लगा दी ताकि नेटो देश इन तस्वीरों को देख शर्मिंदा हो। इतना ही नहीं, रूस के रक्षा मंत्री ने तो नेटो देशों के हथियारों से जुड़ा सनसनीखेज बयान दिया। वो ये कि यूक्रेन की मदद के लिए नेटो ने जो हथियार दिए वो किसी कबाड़ से कम नहीं है। यकीन मानिए, इन हथियारों से बेहतर तो रूस के वो वेपन्स हैं जिन्हें साल 1991 से पहले बनाया गया था। मतलब ये है कि रूस के सोवियत दौर के हथियार भी नेटो के मौजूदा दौर के वेपन्स का काल बन सकते हैं, उन्हें तबाह कर सकते हैं। भले ही रूसी रक्षा मंत्री ने यह बयान तंज के तौर पर दिया हो, लेकिन इस बयान और नेटो वेपन्स की प्रदर्शनी ने पूरी दुनिया के सामने नेटो देशों की किरकिरी जरूर कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड और बेलारूस का टकराव महायुद्ध की वजह बन सकता है? दरअसल पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे हैं कि रूस कभी भी बेलारूस के कंधों का सहारा लेकर पोलैंड पर अटैक कर सकता है। पोलैंड में पुतिन की वैगनर फोर्स का डर भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन यह भी माना जा रहा है कि पुतिन के हमले से पहले बेलारूस पर नेटो हमला करने की फिराक में है। ऐसे में पोलैंड पर परमाणु ग्रहण लगता दिख रहा है और पोलैंड विनाश का सेंटर भी बनता हुआ दिख रहा है। जिसका डर था वही हो रहा है। महायुद्ध का सबसे नया और सबसे बड़ा फ्रंट खुल गया है। पोलैंड पर यूरोप की आंखें टिकी हुई हैं। पोलैंड के जरिए महायुद्ध का आगाज हो सकता है।
अमेरिका और रूस की सीधी जंग का खतरा अब और बढ़ गया है क्योंकि पोलैंड में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बेलारूस और पोलैंड के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। इसका मतलब यह होगा कि रूस और नेटो के बीच महाघमासान जल्द शुरू होने वाला है। बेलारूस ने भी ये कहकर महायुद्ध की आशंकाओं को पुख्ता कर दिया है कि नेटो पोलैंड के रास्ते बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी में है। शायद ये बातें इसलिए भी कही जा रही हैं क्योंकि पोलैंड ने पिछले दशकों में सबसे बड़ी सैन्य परेड आयोजित की। जंग के बीच पोलैंड अपनी सैन्य ताकत दिखाकर यूरोप में अपना दबदबा बढ़ा रहा है। पुतिन भी पोलैंड के फ्रंट पर बढ़ते खतरे को देखकर बड़ा हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रूस के भाड़े के वैगनर ग्रुप ने लातविया में भर्ती शुरू कर दी है। उधर पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सबसे बड़ी टुकड़ी भेज दी है। पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के हथियार भी पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है कि पोलैंड बॉर्डर पर नेटो के खतरनाक हथियारों के पहुंचने और पोलैंड के खिलाफ पुतिन के वैगनर फाइटर्स की घेराबंदी शुरू हो जाने से तीसरे विश्व युद्ध का बैटल ग्राउंड तैयार हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि वैगनर लड़ाके न सिर्फ पोलैंड में घुस चुके हैं बल्कि उन्होंने पोलैंड के अहम ठिकानों को टारगेट करना भी शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैगनर लड़ाके पोलैंड के मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर सकते हैं। वैगनर्स के टारगेट पर वो हथियार डिपो होंगे जहां से यूक्रेन को हथियार सप्लाई होता है। वैगनर ग्रुप की नाकेबंदी के बाद पोलैंड के बॉर्डर पर सख्त पहरा है। पोलैंड ने बेलारूस बॉर्डर पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए हैं कि किसी भी घुसपैठ का शक होते ही गोलियों की बरसात और बमबारी शुरू हो जाएगी। पोलैंड की सड़कों पर भी टैंक से गश्त की जा रही है। वैगनर फोर्स की हर मूवमेंट के साथ नेटो देशों में अलर्ट बढ़ता जा रहा है। नेटो को यह भी डर है कि अगर महायुद्ध के लिए पोलैंड का फ्रंट खुला तो पुतिन परमाणु हमला करने से बाज नहीं आएंगे। पोलैंड पर परमाणु ग्रहण को देखते हुए उसके बॉर्डर पर नेटो ने विध्वंसक हथियार तैनात कर दिए हैं। अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि पोलैंड पर हमला नेटो पर हमला माना जाएगा। वहीं पुतिन भी ऐलान कर चुके हैं कि बेलारूस पर किसी तरह के एक्शन का जवाब रूस देगा। ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर बढ़ते तनाव को विश्व युद्ध का काउंटडाउन कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारत। अमेरिका युद्ध में यूक्रेन के साथ इस मकसद से खड़ा हुआ कि रूस को कमजोर किया जाए। रूस पर कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। प्रतिबंध लगाने के पीछे मंशा थी रूस को अलग थलग करना, उसकी जरूरतों की चीजें मॉस्को तक पहुंचने से रोकना। लेकिन अमेरिका ऐसा करने में नाकाम रहा। रूस को इस समय हथियारों की सबसे ज्यादा जरूरत है और इनका प्रोडक्शन 500 गुना बढ़ चुका है। देखिए पुतिन ने कैसे बाइडेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को मात दी। जितने प्रतिबंध लगे उतना ही रूस ने विध्वंस मचाया। रूस के हथियार घटाने की जितनी कोशिशें हुई उतना ही रूस ने प्रोडक्शन बढ़ाया। रूस के हथियार जखीरे की ताकत की गवाही 15 और 16 अगस्त के हमले दे रहे हैं।
15 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें दागी। इन मिसाइलों के मलबे की जांच से पता लगा कि ये अप्रैल 2023 में बनाई गई थी और खास बात ये कि इनमें 30 से ज्यादा विदेशी माइक्रो सर्किट लगे थे। यानी 30 देशों में बने माइक्रो सर्किट हथियार में काम आने वाले कलपुर से अभी भी रूस पहुंच रहे हैं। यूक्रेनियन थिंक टैंक के एसई इंस्टीट्यूट ने रूस के 58 हथियारों के मलबे की जांच पड़ताल की और हैरान करने वाली जानकारी मिली। इन हथियारों में 1000 से भी ज्यादा विदेशी कंपोनेंट थे। पश्चिमी देशों की तकनीक से बने सेमीकंडक्टर भी हथियारों में थे। जब माइक्रोचिप हथियारों में काम आने वाले खास मेटल कलपुर से आयात करने पर प्रतिबद्ध है, तो रूस नई क्रूज मिसाइलें बनाने के लिए जरूरी सामान कैसे हासिल कर रहा है? इस पर यूक्रेन के केएससी इंस्टीट्यूट ने दावा किया है कि रूस ने चिप आयात करने के लिए एक पैरेलल इंपोर्ट चैनल बना लिया है। इस ग्रुप का केंद्र चीन के बीजिंग में है। वेस्टर्न तकनीक वाली चिप बीजिंग से मॉस्को पहुंचती। तुर्की और यूएई भी रूस को चिप सप्लाई कर रहे हैं। इस चैनल के जरिए हथियार बनाने के काम आने वाला हर सामान मॉस्को पहुंच रहा है। मतलब साफ है कि बाइडेन प्रतिबंध लगाकर भी रूस को हथियार बनाने से नहीं रोक पाए। रूस अपने प्रभाव वाले ही नहीं बल्कि नेटो के सदस्य देश तुर्की से भी मदद हासिल करने में कामयाब रहा है। रूस ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि वो अगले 2 साल में अपने गाइडेड शेल्स और बम का प्रोडक्शन 25 गुना बढ़ाने जा रहा है। यानी युद्ध काल में भी उसे ज्यादा चिप, ज्यादा विदेशी कंपोनेंट पहले के मुकाबले आसानी से मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और सुपर प्राइम टाइम में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन से वॉर ब्रेकिंग न्यूज। यूक्रेन के माइंस हटाने का वीडियो सामने आया है। यूक्रेन में अमेरिकी मशीन से हटा रहे हैं माइंस। यूक्रेनी सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गए हैं वो माइंस जो रूस ने जगह जगह बिछा दिए हैं यूक्रेन में। पिछले 17 महीनों से पुतिन इस कोशिश में है कि यूक्रेन कब सरेंडर करेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की को पश्चिमी देशों से मिल रही लगातार सैन्य मदद की वजह से यूक्रेन तबाह होकर भी हार नहीं मान रहा है। इसी बीच पुतिन की परेशानी बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आई है। ज़ेलेंस्की को जर्मनी से एक ऐसा हथियार मिलने वाला है जिसका वो काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। यूक्रेन के ड्रोन रूसी सेना के लिए शुरू से ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। पश्चिमी देशों से मिले अत्याधुनिक ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन रूसी खेमे को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। अब यूक्रेन को कुछ नए अत्याधुनिक ड्रोन की खेप भी मिलने जा रही है। जर्मनी ने यूक्रेन की सेना को सर्विलांस ड्रोन देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को जर्मनी लूना ड्रोन सिस्टम देने जा रहा है। इस साल के आखिर तक यूक्रेन को जर्मनी से लूना ड्रोन की खेप हासिल हो जाएगी। जर्मन डिफेंस कंपनी राइनमेटाल यूक्रेन को लूना ड्रोन सप्लाई करेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से ही यूक्रेन पश्चिमी देशों से अत्याधुनिक हथियारों की मांग कर रहा है। जर्मनी से यूक्रेन ने लूना ड्रोन की भी मांग की थी, जिसे जर्मनी अब पूरा करने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जर्मन कंपनी ने पिछले साल जून में फ्रांस में इस एडवांस ड्रोन का प्रदर्शन किया था। जर्मनी का ये ड्रोन एक एडवांस मिलिट्री सिस्टम है जो कई नई खूबियों से लैस है। ये ड्रोन टारगेट का पता लगाने में बेहद कारगर है। ये निश्चित समय में हवाई निगरानी और ट्रैकिंग कर सकता है। ये दुश्मन के संचार को बाधित करने या जाम करने में भी सक्षम है। ड्रोन अधिकतम 5000 मीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी उड़ान भरने की क्षमता 8 घंटे तक है, लेकिन इसे 12 घंटे तक उड़ाया जा सकता है। ये प्रतिकूल मौसम में भी उड़ान भर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दावा किया गया है कि इस जर्मन ड्रोन के भविष्य के संस्करण हथियार ले जाने में भी सक्षम होंगे, लेकिन जो ड्रोन यूक्रेन भेजे जाएंगे वो हथियार ले जाने में कारगर नहीं है।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यूक्रेन की सेना को लूना ड्रोन का नया वर्जन मिलने से रूस के हमले और तेज होंगे, क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन को जर्मनी की तरफ से लगातार मदद से भड़का हुआ है। जुलाई में ही जर्मनी ने यूक्रेन को नई सैन्य मदद देने का ऐलान किया था। अब उसने लूना ड्रोन के अपग्रेडेड वर्जन को भेजने का ऐलान करके पुतिन का गुस्सा बढ़ा दिया है। लेकिन रूस की धमकियों के बावजूद नाटो देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार, टैंक और आधुनिक ड्रोन दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।